हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज 10 मिनट्स जीके सीरीज में अपना टॉपिक है आर्टिकल 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश का संविधान में उल्लेखित अनुच्छेद नंबर 21 है। वो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी जीवन जीने का अधिकार, प्राण का और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये जो आर्टिकल 21 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल माना जाता है। आर्टिकल 19 के बाद आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकारों में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। तो इसको समझने में कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज फॉलोड। किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा जब तक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन या पालन नहीं किया जाता। तो इसमें जो दो तीन बातें ध्यान देने की, एक तो वो है कि एनी पर्सन, नो पर्सन, यानी कोई भी व्यक्ति का मतलब है कि यहाँ पर ये जो आर्टिकल 21 है केवल ऐसा नहीं है कि भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। ये भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध होगा, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो भारतीय नागरिक हो। दूसरा, उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी लाइफ एंड पर्सनल, एक तो जीवन जीने का अधिकार। अब जीवन के अंतर्गत क्या आते हैं, ये बहुत ही वास्ट स्कोप है। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार यानी उसको बॉडी की और जीवन जीने के अधिकार को तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक विधि द्वारा स्थापित, यानी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज फॉलोड, जब तक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं हो जाता। अब इसमें दो बातें समझने की, एक तो ये है कि आप ये समझिए कि एक शब्द मैंने यूज किया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब यहाँ पर एक चीज जो समझने की आवश्यकता है वो ये कि अगेन हमें याद रखना पड़ेगा कि हमारा जो संविधान है वो, उसके दो मुख्य स्रोत रहे हैं। एक स्रोत समझ लीजिए या प्रेरणा समझ, इंस्पिरेशन रहे हैं। स्रोत की बजाय प्रेरणा समझ लीजिए। दो बड़े इंस्पिरेशन रहे। एक तो अमेरिकी संविधान है, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में न्यायपालिका को बहुत सर्वोच्चता मिली हुई है, और न्यायपालिका जो है राज्य के यानी स्टेट के बाकी के जो दो ऑर्गन हैं, यानी विधायिका और कार्यपालिका, यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से ऊपर है। दूसरी तरफ आए ब्रिटिश संविधान में विधायिका यानी लेजिस्लेचर यानी संसद जो है वो सर्वोच्च है, उसकी सुप्रीमेसी है। वहां पे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी उससे कमजोर मानी जाती है। तो हमारे देश में जब व्यवस्था करी जानी थी कि किस तरह की का प्रावधान लिया, तो हमने कहीं पे अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के एलिमेंट्स लिए, कहीं पे जो है यूके की कॉन्स्टिट्यूशन के एलिमेंट लिए, और दोनों को हमने एक तरह से मिक्स्ड कर दिया। तो आर्टिकल 21 में हमने जो चीज अपनाई है उसे कहा जाता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी यानी संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत है। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि दो चीजें समझिए। पहला, आपको ये समझना पड़ेगा कि जीवन जीने का अधिकार जो है वो प्राकृतिक अधिकार है, वो हमें किसी आर्टिफिशियल संस्था ने नहीं दिया। सरकार या स्टेट एक आर्टिफिशियल बॉडी मानी जाती है। तो जीवन जीने का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है, क्या उसको छीनने का अधिकार किसी कृत्रिम संस्था, किसी आर्टिफिशियल बॉडी को दिया जाना चाहिए? तो बहुत से जो अल्ट्रा लिबरल देश हैं वहां पर जो मृत्युदंड इत्यादि हैं वो समाप्त इसीलिए किए गए हैं क्योंकि जीवन जीने का अधिकार इतना बड़ा अधिकार है, इतना नेचुरल इनबॉर्न अधिकार है कि किसी भी आर्टिफिशियल बॉडी को ये राइट नहीं दिया जा सकता कि वो किसी व्यक्ति से वो अधिकार छीन ले। तो ये तो रही अल्ट्रा मॉडर्न कंट्रीज की, अल्ट्रा लिबरल कंट्रीज की। लेकिन यूके, यूएस इंक्लूडिंग भारत में ये प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से, और उसकी स्वतंत्रता कैसी, उसकी जीवन जीने की अधिकार को और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। कौन वंचित कर सकता है? स्टेट। अब स्टेट में क्या आता है? स्टेट में लेजिस्लेचर आती है, स्टेट में जुडिशरी आती है, स्टेट में एग्जीक्यूटिव आती है। जुडिशरी को आप साइड में रख लीजिए। अब जुडिशरी तो प्रोटेक्ट करेगी अधिकारों को। दो जने आपसे अधिकार छीन सकते हैं, या तो एग्जीक्यूटिव छीनेगी यानी कार्यपालिका यानी सरकार, और लेजिस्लेचर यानी संसद। तो अमेरिकी प्रावधान यह है कि इन दोनों में से कोई भी व्यक्ति आपके अधिकार को अगर छीने, ऐसा कोई कानून बनाए, तो वहां की न्यायपालिका उसको क्वेश कर सकती है अगर वो प्राकृतिक सिद्धांतों के खिलाफ है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, अनरीजनेबल है। उस व्यवस्था को ड्यू प्रोसेस लॉ कहा जाता है, यथोचित विधि प्रक्रिया हिंदी में इसको कहेंगे। तो ड्यू प्रोसेस लॉ एक फ्रेज है। दूसरी तरफ है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या कहती है कि कार्यपालिका यानी सरकार अगर कोई ऐसा कानून बनाती है या ऐसी कोई व्यवस्था लेके आती है जो किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करती है, तो
न्यायपालिका उसमें इंटरफेरेंस कर सकती है। लेकिन अगर लेजिस्लेचर यानी संसद अगर कोई ऐसा कानून लेके आती है तो उसमें न्यायपालिका इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, क्योंकि संसद जो है वो हमारे देश में, हमने ब्रिटिश सिद्धांत लिया है, उसमें उसको सुप्रीमेसी मिली। तो हमारे देश में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का प्रावधान है। अगर संसद कोई ऐसी विधि बनाती है जिसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है, जो कारण रहे होंगे तो कानून के तहत, तो उसमें न्यायपालिका इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। तो हमारे देश में एक तरह से हमने पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी स्टैब्लिश की। तो अगेन वापस आइए, आर्टिकल 21 कहता है किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अनलेस प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ इज फॉलोड। अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ फॉलोड का मतलब है कि संसद ने जो कानून बना दिया, वो कैसा भी कानून बनाए, उसमें न्यायपालिका इंटरफेरेंस नहीं करेगी। अमेरिकी सिद्धांत ड्यू प्रोसेस लॉ यानी यथोचित विधि प्रक्रिया के उलट। इससे संबंधित एक रोचक केस है गोपालन केस, गोपालन मद्रास स्टेट में। इसमें 50s का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हमारे देश में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ ही फॉलो किया जाएगा, न्यायपालिका इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगी। लेकिन इसमें एक रोचक केस कब आया, 1978 में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नामक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय इस बात से बाधित नहीं है कि हमारे देश में हम पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को माने। अगर कुछ ऐसे कानून बनते हैं जिससे जो है बहुत ही ओपनली जो है स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, किसी की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का, तो उसमें वो इंटरफेरेंस कर सकता है। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें पहली बार भारत में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के बराबर जो है ड्यू प्रोसेस लॉ भी लाया गया, और ये माना गया है कि इससे न्यायपालिका की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो एग्जाम में हमसे कई बार ये पूछा जाता है कि आपको दो चीजें कंपेयर करनी है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ ब्रिटिश सिद्धांत है, ड्यू प्रोसेस लॉ यानी यथोचित विधि प्रक्रिया अमेरिकी सिद्धांत है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश लॉ में प्रोसीजर में पी फर्स्ट आता है तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, याद रखने की कोशिश कीजिए। और ड्यू प्रोसेस लॉ में आप समझ लीजिए कि जुडिशरी की जो है सुप्रीमेसी है। हमने हमारे देश में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत अपनाया है, ड्यू प्रोसेस लॉ नहीं अपनाया। लेकिन मेनका गांधी की केस में 78 में ये बात कही गई है। तो ये तो रही बात संविधान में आर्टिकल 21। अब 21 में देखिए बात कही है जीवन जीने की। अब जीवन के अंतर्गत क्या आता है, जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें आती है जिसको आप जो है लिपिबद्ध नहीं कर सकते। जीवन में जो है गरिमापूर्ण जीवन क्या होगा, आपको जीवन में किन चीजों की आवश्यकता होगी, क्या जीवन जीने का मतलब केवल वेजिटेटिव स्टेट में है कि व्यक्ति सांस ले रहा है और कहीं पे पड़ा है तो वो जीवन जीने का अधिकार उसको मिल गया, ऐसा नहीं है। तो जीवन में बहुत सी बातें आती है, उसमें उसकी प्राइवेसी के राइट्स हो सकते हैं, उसमें उसकी आजीविका के राइट्स हो सकते हैं, लाइवलीहुड के राइट्स हो सकते हैं, पानी पीने का अधिकार हो सकता है, बिजली को कंज्यूम करने का अधिकार हो सकता है, घूमने का अधिकार हो सकता है, पर्यटन का अधिकार हो सकता है। ऐसे न जाने कितने के चीजें हैं जो कि जीवन जीने के अधिकार में सन्निहित है। तो अलग अलग केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इसके स्कोप को काफी बड़ा किया है। वो केसेस हमें समझने चाहिए, उसमें कौन कौन से बड़े राइट आर्टिकल 21 के अंदर जोड़े गए हैं। और एग्जाम्स में भी यही पूछा जाता है कि आर्टिकल 21 में और कौन कौन से अधिकार आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा भी है कि पीएन भगवती ने एक बार कहा कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं इनकी नेचर अलग अलग तरह की है। कुछ जो है इन्फर्ड राइट्स हैं, यानी एक अधिकार मिला है तो उसके अंदर दूसरा अधिकार भी मिलेगा, ठीक है। दूसरा डिड्यूस्ड, यानी आपने दिमाग लगाया कि इस अधिकार में ये अधिकार भी मिलना चाहिए। तीसरा डिराइव्ड है, एक अधिकार से दूसरा अधिकार अपने आप खींचा जाता है। तो अलग अलग तरह के डिड्यूस्ड राइट्स भी हैं, इन्फर्ड राइट्स भी हैं और डिराइव्ड राइट्स भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग केसेस में जो है इसको जो है इसके स्कोप को विस्तारित किया है। हमारे देश के संविधान में कोई भी नए प्रकार का जब राइट जोड़ा जाता है जो आर्टिकल 12 से 35 तक है और वो थोड़ा अलग प्रकार का, तो आर्टिकल 21 में ही जोड़ा जाएगा। तो एक एक केस को हम कोशिश करते हैं शॉर्ट में समझने की। इसमें जो पहला केस है वो है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स, शिक्षा का अधिकार। अब शिक्षा का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है या नहीं है, इस पे मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटका स्टेट का केस आया था, जिसमें कैपिटेशन फीस को लेना जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो है कोई अधिकार, चूंकि शिक्षा का अधिकार एक तरह का मौलिक अधिकार है, तब तक मौलिक अधिकार का कानून नहीं लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ये कैपिटेशन फीस लेते हैं बड़े बड़े शिक्षा संस्थान, ये अवैध है, ठीक है। तो मोहिनी जैन वाले केस में 2 जज बैठे थे संविधान पीठ में। तो मामला अगले साल फिर गया उन्नी कृष्ण केस में, जिसमें कहा गया कि जो अगर इस तरह से कैपिटेशन फी बंद हो जाएगी तो निजी संस्थान, एजुकेशन संस्थान बंद हो जाएंगे। फिर
उन्नीकृष्ण केस में फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि शिक्षा का अधिकार वैसे मौलिक अधिकार है, तो सरकार इसके संबंध में कुछ सरकार को कोई ना कोई कानून बनाना चाहिए। तो इसके तहत 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 के अंदर, और ये प्रावधान किया गया कि इस संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा जाए, आर्टिकल 21A, जिसमें 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसके तहत आर्टिकल 45 में चेंज किया गया, जहां पे पहले जो है 6 से 14 साल के बच्चों का प्रावधान था डीपीएसपी में, उसमें 6 साल का कम का प्रावधान कर दिया गया। आर्टिकल 51 में मौलिक कर्तव्य जो है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसमें 11वां जो है वो एक और कर्तव्य जोड़ा गया। तो आर्टिकल 21A अस्तित्व में आया। इसके बाद में 2009 में जाके सरकार ने इस पे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट पास किया, जिसमें उसके नियम इत्यादि बनाए गए। तो मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, 6 साल से 14 साल के बच्चों का जो अधिकार है आर्टिकल 21 में आता है, 21A इसके लिए अलग से बनाया गया। एक तो ये, इसके बाद में एक और अधिकार इसके अंतर्गत आता है, दैट इज राइट टू प्राइवेसी, एकांतता का अधिकार, निजता का अधिकार। अब चूंकि आज के जीवन में जो सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में वो देख रेख कर रहा है, किसी भी व्यक्ति का पर्सनल डेटा या उसकी जो प्राइवेट बातें हैं वो उसका अधिकार बनता है। तो इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1997 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एकांतता का, निजता का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। इसमें कई मुद्दे जोड़े गए, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी की व्यक्ति के घर में किसी अन्य व्यक्ति का घुसना, वो उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। किसी व्यक्ति से पूछे बिना उसकी पैटर्निटी का टेस्ट करवाना या उसके ऊपर पैटर्निटी का टेस्ट करवाना यानी पितृत्व का, तो वो भी आर्टिकल 21 का वायलेशन है, क्योंकि एकांतता के अधिकार का हनन करता है। किसी व्यक्ति का टेलीफोन टेप करना, ये भी निजता के अधिकार का हनन माना जाता है। इसके बाद ओल्गा टेलिस वर्सेज मुंबई म्युनिसिपैलिटी 1986 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 में यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में राइट टू लाइवलीहुड भी आता है, यानी आजीविका का अधिकार भी आता है। आजीविका के अधिकार का मतलब है हर व्यक्ति का ये अधिकार बनता है कि वो अपने उदर पूर्ति के लिए, अपने जीवन जीने के लिए कोई ना कोई जो है आजीविका को अपनाएगा। तो इसमें भी कई बातें निकल के आई। इससे संबंधित एक और रोचक केस है 1981 का, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 81 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि न्यूनतम मजदूरी का अधिकार भी जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। फिर MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम हैजार्डस पॉल्यूशन भी जो है, या पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ संरक्षण का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे एक बात जो समझने की है वो ये कि एक तरफ तो जो है हम आजीविका के अधिकार की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार की बात कर रहे हैं, दोनों आर्टिकल 21 में दे दिए। अब इसके मामले जब कोर्ट में गए तो इसमें एक मामला ये आया कि कुछ रेजिडेंशियल एरियाज में जो है कुछ लोग फैक्ट्रीज लगा के बैठे थे, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा था, तो लोगों के अधिकार का हनन हो रहा था। तो एक तरफ आजीविका का अधिकार है, दूसरी तरफ स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, तो इसमें कैसे हार्मनी बिठाई जाए, इसमें कैसे सामंजस्य तालमेल बिठाया जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न था। इसी के मद्देनजर 1996 में सुप्रीम कोर्ट के जज कुलदीप सिंह ने बोला कि इन मामलों को देखने के अलग से, पर्यावरण संबंधित मामलों को देखने के लिए, चूंकि ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, अलग से सरकार को ग्रीन ट्रिब्यूनल्स एस्टेब्लिश करने चाहिए, जो बाद में किए गए हरित पीठ हैं। पर्यावरण से संबंधित जितने मामले होते हैं ग्रीन ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं। इसके अंतर्गत और भी कई अधिकार है, जैसे राइट्स ऑफ एक्यूज्ड एंड कन्विक्टेड पर्सन, यानी ऐसे व्यक्ति जिनका दोष सिद्ध हो गया है, जो कन्विक्टेड हो गए हैं, उनको भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति पर सजा अगर प्रूफ हो जाती है और सजा प्रूफ होनी बाकी है अगर, तो भी उनको अधिकार है। जैसे किसी व्यक्ति को आप हथकड़ी नहीं पहना सकते, वो आर्टिकल 21 के, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार, डिग्निफाइड जीवन जीने, गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है। उसके साथ में कोई मारपीट नहीं हो, ये हालांकि आर्टिकल 22 इंश्योर करता है, लेकिन आर्टिकल 21 भी इसके बारे में ये बात बोलता है। आर्टिकल 21 में कुछ अधिकार महिलाओं से संबंधित भी दिए गए हैं। राजस्थान के एक रेप केस के बाद में विशाखा नाम के NGO ने जो है एक केस लड़ा, जिसके बाद में एक प्रसिद्ध जजमेंट आया, इसको विशाखा केस कहा जाता है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को जो यौन उत्पीड़न का शिकार हुई है या रेप की विक्टिमाइज हुई है, उनको अधिकार मिलते हैं अलग अलग तरह के, कि उनको जो है उनसे किस तरह से पूछताछ की जाएगी, किस तरह से उनको जो अलग से फ्री लीगल एड मिलेगी, और उनको कुछ अन्य सुविधाएं दी जाएगी। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर जो ऑफिस है, सरकारी ऑफिस और अन्य ऑफिस में जहाँ पे वर्किंग प्लेस है, वहां पे महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। इसके बारे में विशाखा गाइडलाइंस जारी किए गए, जिसको कई बार एग्जाम में पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आर्टिकल 21 में भोजन का अधिकार है, पानी पीने का अधिकार है, इलेक्ट्रिसिटी का राइट है, मतलब आप बिजली का उपभोग करोगे, ये भी गरिमापूर्ण जीवन जीने के अंतर्गत आता है। राइट टू शेल्टर, यानी
जो आश्रय का अधिकार है, तो इसमें कई लोगों ने बोला कि फुटपाथ पे लोगों को हटाया जाता है। बॉम्बे वगैरह बड़े म्यूनिसिपल जो बड़े-बड़े जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज हैं, वहां पर बहुत से लोग जो है फुटपाथ पे जीते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए उनको जब हटाया जाता है तो उनसे संबंधित एक डेमोक्रेटिक यूनियन फोरम थी, वो सुप्रीम कोर्ट गई और बोला कि इन लोगों का जो घर है वो यही है, यही आश्रय है, तो इनको यहाँ पर सोना ये इनका फंडामेंटल राइट्स है। तो इसमें भी कई मुद्दे आए। राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटी यानी स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। इससे संबंधित एक रोचक केस है परमानंद कटारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट इसमें ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को चोटिल हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो उसको डॉक्टर्स को जो है जल्दी से जल्दी उसको देखना चाहिए और उसके इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए, बजाय पुलिस का वेट करे। 80s के डेकेड का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसके बावजूद भी इसमें भी हमें लैप्सेस देखने को मिलते हैं। इसके बाद में 2012 में रामदेव केस में, बाबा रामदेव जिनको रामलीला मैदान में जिन पे पुलिस ने अटैक कर दिया था, इसमें कोर्ट ने बोला कि कोई भी व्यक्ति अगर सो रहा है तो उसके सोने का अधिकार जो है, राइट टू स्लीप जो है, वो भी फंडामेंटल राइट है। उससे उनको अगर उठा के उनसे मारपीट करने के अगर प्रयास किए गए थे तो ये भी उनके फंडामेंटल राइट का एनक्रोचमेंट माना जाएगा। क्या जीवन जीने के अधिकार में मृत्यु का अधिकार भी शामिल है, यानी यूथेनेशिया यानी ऐच्छिक मृत्यु। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी टर्मिनली जो एंड पर या टर्मिनली जीवन या ऐसे जीवन में वेजिटेटिव स्टेट में जी रहे हैं, या ऐसी बीमारियों से है जो कि क्रॉनिक बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं, वैसे जीवन जीने से अच्छा है, उनको ऐसा लगता है हमें मर जाना चाहिए, तो वो अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु को स्वीकार करते हैं। इसको यूथेनेशिया इच्छा मृत्यु कहा जाता है। इससे कई बड़े बड़े केस चले। तो क्या यूथेनेशिया भी दो प्रकार का होता है, पैसिव और एक्टिव होता है, तो वो अलग से उस पर चर्चा करेंगे। अरुणा शानबाग केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यूथेनेशिया का राइट जो है वो कुछ मामलों में, पैसिव मामलों में दिया जा सकता है, मृत्यु का अधिकार भी, लेकिन उसमें कई बातें जो है वो उन्होंने उसके संबंध में गाइडलाइंस दी है। इससे संबंधित ये भी बातें समझनी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा आर्टिकल है 21 जिसपे सबसे ज्यादा जो है उसके स्कोप को विस्तारित करने में कोर्ट ने अलग अलग तरह के जजमेंट दिए और सरकार को भी निर्देशित किया है कि आप इसके संबंध में कार्य कीजिए। जैसे कि 1990 में ही सुप्रीम कोर्ट के कहने पर राममूर्ति कमीशन बिठाया गया, जिसका ये काम था कि शिक्षा के अधिकार के ऊपर सरकार को क्या करना चाहिए। वैसे ही जस्टिस एपी शाह कमेटी बैठी राइट टू प्राइवेसी के लिए। तो अभी भी ऐसे बहुत से अधिकार हैं जिनको डिराइव करके या डिड्यूस करके जो है वो आर्टिकल 21 के अंदर डाला जा सकता है। तो आर्टिकल 21 को माना जाता है द मोस्ट डायनेमिक फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स। सबसे ज्यादा गत्यात्मक, सबसे ज्यादा वाइब्रेंट आर्टिकल 21 माना जाता है। अब इसके सस्पेंशन की बात है, क्या आर्टिकल 21 को सस्पेंड किया जा सकता है? आर्टिकल 21 को सस्पेंड किया जाता था, मूल संविधान में प्रावधान किया गया था कि जैसे ही आपातकाल की उद्घोषणा होगी आर्टिकल 352 के तहत, तो जैसे ही नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है, तो आर्टिकल 359 के तहत फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने का राइट दिया था संसद के पास। लेकिन 78 के अंदर 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें प्रावधान किया गया कि आर्टिकल 20 और 21 जो है उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता आर्टिकल 352 और 359 के तहत। तो ये है आर्टिकल 21।